हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बचे हुए व्यवस्थापिका के कार्य को पढ़ेंगे। इससे पहले हम दो कार्य पढ़ चुके हैं, प्रशासकीय कार्य और विधायी कार्य व्यवस्थापिका के हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वित्तीय संबंधी कार्य। वित्त संबंधी जो कार्य हैं व्यवस्थापिका के, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इससे पहले के दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां जाके उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देख सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे वित्तीय कार्य, यानी व्यवस्थापिका के वित्तीय कार्य कौन कौन से हैं। अगर पहला देखें वित्तीय संबंधी कार्यों में, तो व्यवस्थापिका प्रति वर्ष आय व्यय का बजट व्यवस्थापिका में ही प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी देश के प्रति वर्ष का, हर साल का आय व्यय का जो बजट है वो व्यवस्थापिका में ही प्रस्तुत किया जाता है और इसे व्यवस्थापिका ही स्वीकृति प्रदान करती है। यानी इस बजट की स्वीकृति जो है यह व्यवस्थापिका द्वारा ही प्रदान की जाती है कि इस बजट को, प्रस्ताव को पारित किया जाए या नहीं किया जाए, इसकी स्वीकृति व्यवस्थापिका द्वारा ही की जाती है। यानी कि प्रति वर्ष का आय व्यय का जो बजट है देश का, वो व्यवस्थापिका में प्रस्तुत होता है और इसे व्यवस्थापिका स्वीकृति प्रदान करती है। यानी व्यवस्थापिका इस बजट को स्वीकृति प्रदान करेगी। अगर दूसरा कार्य देखें, तो व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना कोई भी नया कर नहीं लगाया जा सकता। यानी कि इनकम टैक्स का कोई भी टैक्स या अन्य कोई कर, चुंगी कर या जीएसटी वगैरह जो भी कर है, वो व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना नहीं लगाया जा सकता। यानी कि नया कर लगाना है तो आपको व्यवस्थापिका की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। तो किसी भी प्रकार का टैक्स अगर नया लगा रहे हैं तो इस पर व्यवस्थापिका की स्वीकृति लेना आवश्यक है। व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना कोई भी नया कर नहीं लगाया जा सकता। अगर आगे बात करें, तो व्यवस्थापिका वित्तीय बजट में कटौती प्रस्ताव के माध्यम से कटौती कर सकती है। यानी व्यवस्थापिका में जो आय व्यय का बजट पेश किया जाता है, वित्तीय बजट पेश किया जाता है, अगर उस बजट में कोई कमी करनी है, कटौती करनी है, तो वह कटौती प्रस्ताव को पारित करके उस प्रस्ताव के माध्यम से वित्तीय बजट यानी आय व्यय के बजट में कटौती कर सकती है। तो इसके लिए कटौती प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है और इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से ही व्यवस्थापिका वित्तीय बजट में कटौती कर सकती है, यानी कमी कर सकती है। अगला देखें, तो राष्ट्रीय वित्त का निर्धारण करके अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी व्यवस्थापिका द्वारा ही पूरे संपूर्ण राष्ट्र यानी पूरे भारत देश का वित्तीय जो नीति होती है उसका निर्धारण करके अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। यानी कि नीति का निर्धारण करके अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए या अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से मंदी को घटाकर ऊंचाई को छुए, इस प्रकार के जो नीति निर्धारण का काम है वो व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है और इस नीति निर्धारण करके अर्थव्यवस्था को ऊंचाई प्रदान करने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। अगला कार्य, व्यवस्थापिका लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और महालेखा अधिकारी की रिपोर्टों के अनुसार वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। लोक लेखा समिति संसद की समिति है, अनुमान समिति संसद की समिति है और महालेखा अधिकारी सरकार का अकाउंटेंट है या सरकार का सीए, जो सरकार की आय व्यय के बजट की ऑडिटिंग करता है। तो लोक लेखा समिति ये भी आय व्यय से संबंधित है, अनुमानित जो आय व्यय होने वो अनुमान समिति और महालेखा अधिकारी अपनी रिपोर्ट व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करते हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्थापिका वित्त पर नियंत्रण रखती है। यानी वित्त किसको कितना देना है, कहां पर खर्चा करना है, ये सारा काम वित्त पर नियंत्रण व्यवस्थापिका लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और महालेखा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार ही करती है। तो यह हमारे वित्तीय संबंधी कार्य। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा है हमारा न्याय संबंधी कार्य। न्याय संबंधी क्या कार्य व्यवस्थापिका करती है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो न्याय संबंधी कार्यों में पहला है ब्रिटेन की लॉर्ड सभा। जो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा है वो भारत की व्यवस्थापिका के समान ही है। यानी ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को लॉर्ड सभा कहा जाता है। तो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा होती है वो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय, जहां पर जैसे हमारे यहाँ भारत में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय, वैसे ही ब्रिटेन की लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है।
और न्यायालय के रूप में मुकदमों की सुनवाई करती है। यानी लॉर्ड सभा है जो ब्रिटेन की है, वो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है और मुकदमों की सुनवाई भी वहां पर होती है। तो लॉर्ड सभा में मुकदमों की सुनवाई होती है, जो कि ब्रिटेन की अपीलीय सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में काम करती है। अगर देखा जाए तो अमेरिका में सीनेट यानी कि व्यवस्थापिका जो भारत में है, उसे अमेरिका में कहा जाता है सीनेट। तो अमेरिका में सीनेट जो है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध जांच करने का अधिकार उसके पास है। यानी राष्ट्रपति कोई गलत कार्य करता है या उसके ऊपर कोई आरोप लगता है तो सीनेट उसकी जांच करती है। यानी कि यह एक न्याय संबंधी कार्य होता है, सीनेट भी न्याय संबंधी कार्य करती है। भारत में महाभियोग की जांच कराने का अधिकार संसद के पास है। अगर भारत में राष्ट्रपति या किसी पर महाभियोग लगता है तो उसकी जांच कराने का अधिकार संसद को प्राप्त है। और संसद में भी यह कार्य किसके पास है? राज्यसभा को मिला हुआ है। यानी राज्यसभा यह निर्णय करेगी कि यह निर्णय करेगी कि महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति ने वाकई कोई गलत काम किया है या उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए वो सही है या गलत है। यह एक समिति बनाकर जांच कराने का कार्य राज्यसभा का है। तो व्यवस्थापिका भारत में भी महाभियोग की जांच कराने का काम करती है, इसलिए यह भी एक न्यायिक कार्य है। न्याय व कानून संबंधी नीति संशोधनों के माध्यम से न्यायिक कार्य करती है। यानी कि न्याय और कानून में समय समय पर संशोधन करने का काम भी व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, यानी संसद के द्वारा किया जाता है। न्याय में, कानून संबंधी नीति निर्धारण में और कानून संबंधी संशोधनों का काम भी व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। न्यायिक राष्ट्रीय कानूनों में संशोधन करके न्याय व्यवस्था को सरल बनाती है। यानी कि जो राष्ट्रीय कानून है यानी केंद्रीय कानून है उनमें संशोधन करके व्यवस्थापिका न्याय व्यवस्था को सरल बनाती है। यानी कि सरल रूप में कानूनों का निर्माण करके इस व्यवस्था को सरल बनाने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। यानी कि न्याय संबंधी कार्य में अगर देखें तो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है, वो वहां पर मुकदमों की सुनवाई भी करती है। अमेरिका में देखा जाए तो सीनेट राष्ट्रपति के विरुद्ध जांच का अधिकार उसको मिला हुआ है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में महाभियोग की जांच करने का अधिकार संसद के पास है और संसद में भी यह कार्य राज्यसभा को मिला हुआ है। न्याय और कानून संबंधी जो नीति है, संशोधन है, वो सारे संशोधन और नीति निर्माण और कानून का निर्माण करने का कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है। और राष्ट्रीय कानूनों में संशोधन करके न्याय को सरल बनाने का कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। तो यह व्यवस्थापिका के न्याय संबंधी कार्य है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे अगर देखें तो पांचवा कार्य है चुनाव संबंधी कार्य। इसका चुनाव संबंधी कार्य क्या क्या होता है? तो संसद का सभापति चुना जाता है। व्यवस्थापिका संसद का सभापति चुनती है। लोकसभा के सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा का सभापति का चुनाव करते हैं। तो संसद का सभापति का चुनाव किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के रूप में संसद में शामिल होती है। यानी कि संसद का सभापति चुनती है, यानी कि लोकसभा अपना अध्यक्ष चुनती है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के रूप में संसद में शामिल होती है। यानी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के रूप में संसद यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस तरह से ये चुनाव संबंधी कार्यों में भी शामिल होती है। संसदीय चुनाव संबंधी अधिनियमों में संशोधन करती है। यानी चुनाव से संबंधित कोई भी अधिनियम है उसमें संशोधन करने का अधिकार व्यवस्थापिका को दिया गया है। वयस्क मताधिकार की आयु संबंधी निर्धारण करती है। यानी कि मत देने की आयु का निर्धारण भी व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। जैसे पहले 21 वर्ष था, जिसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो संसद का सभापति चुनने का काम चुनाव से संबंधित हो गया, वो व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होती है और मत देती है। यानी कि संसद राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है। संसदीय चुनाव यानी जो भी चुनाव संबंधी अधिनियम है उनमें परिवर्तन या संशोधन करने का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। और वयस्क मताधिकार की आयु संबंधी निर्धारण करते हैं, यानी कि
मत देने की आयु का निर्धारण भी करती है, जिसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इस तरह के सारे चुनाव संबंधी कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे हो गए कार्य। अब छठा कार्य, अन्य कार्य। ये तो सब हो गए चुनाव संबंधी कार्य, वित्तीय कार्य, प्रशासनिक कार्य, विधायी कार्य। अब है अन्य कार्य। व्यवस्थापिका के अन्य कार्य कौन कौन से, इनके अलावा तो अन्य कार्यों के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अब आते हैं हम व्यवस्थापिका के अन्य कार्यों के संबंध में अध्ययन करते हैं। तो अन्य कार्यों में सुरक्षा संबंधी कार्य होता है, विदेश नीति का निर्धारण होता है, संविधान संशोधन संबंधी कार्य होता है, जनता की शिकायतें एवं राजनीतिक शिक्षा संबंधी कार्य होता है और अविश्वास संबंधी कार्य होता है। तो सुरक्षा संबंधित कार्य अगर देखें तो सुरक्षा संबंधित कार्यों में आता है राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा, चौकसी, सेना को आधुनिक हथियारों को प्रदान करना या सेनाओं के आधुनिक हथियारों को नवीनीकरण संसद द्वारा किया जाता है, यानी कि नवीनीकरण करने के लिए जो अनुमति दी जाती है वो संसद द्वारा ही दी जाती है। इसके साथ युद्ध, संधि और समझौते का अनुमोदन भी किया व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। यानी सुरक्षा संबंधित कार्यों की बात करें तो सीमाओं की सुरक्षा, सेना को नए हथियार या आधुनिक हथियार साज सामान देने की जो नवीनीकरण जो किया जाता है वो संसद या व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है, तथा युद्ध, संधि एवं समझौते आदि का जो अनुमोदन करती है यानी स्वीकृति प्रदान करती है वो व्यवस्थापिका द्वारा ही की जाती है। अगर दूसरा देखें विदेश नीति संबंधी कार्य, तो विदेश नीति का निर्धारण भी व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि हमारे देश, भारत देश किस देश के साथ किस प्रकार के संबंध रखेगा, इस प्रकार की नीति का, यानी भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत का अमेरिका के साथ, भारत का चीन के साथ, भारत का अफगानिस्तान के साथ, भारत का बर्मा के साथ किस तरह से विदेश नीति होगी, यानी किस कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखकर हम उनके साथ समझौता करेंगे या व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे या सांस्कृतिक संबंध स्थापित करेंगे, तो इससे संबंधित निर्धारण व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। संविधान संशोधन, यानी संविधान के में अगर कोई संशोधन करना है तो वो भी प्रस्ताव व्यवस्थापिका के द्वारा ही पास किया जाता है। यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों, मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ नए राज्यों के निर्माण की स्वीकृति भी व्यवस्थापिका द्वारा ही की जाती है। यानी संविधान में संशोधन करके यह काम किया जाता है या यह कार्य किया जाता है। अगर आगे देखें तो जनता की शिकायतें एवं राजनीतिक शिक्षा संबंधी कार्य। राष्ट्र का कोई भी नागरिक जो होता है वो व्यवस्थापिका को अपनी शिकायत भेज सकता है और व्यवस्थापिका नागरिकों की शिकायतों को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करती है। यानी नागरिक व्यवस्थापिका को अपनी शिकायतें भेज सकता है और व्यवस्थापिका उन शिकायतों को सुनकर उस समस्या को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करती है, तथा इन शिकायतों पर जांच समिति भी नियुक्त कर सकती है और जांच करके इन शिकायतों को दूर करने का कार्य भी करती है। व्यवस्थापिका नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का भी कार्य कर सकती है और नागरिकों को लोकतंत्र यानी राष्ट्र भक्ति की भावना से प्रेरित करने का भी कार्य कर सकती है। तो इस आधार पर जनता की शिकायत एवं राजनीतिक शिक्षा संबंधी कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किए जाते हैं। पांचवा है अविश्वास संबंधी कार्य। अविश्वास संबंधी कार्य में होता है कि यह व्यवस्थापिका का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसका प्रस्ताव लाने का उत्तरदायित्व भी इसी का होता है, यानी व्यवस्थापिका ही अविश्वास प्रस्ताव को लाती है तथा इसे पारित करने का कार्य भी इनका ही होता है। यानी राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कार्य या किसी मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कार्य, तो यह लाने का कार्य भी व्यवस्थापिका ही करती है और इसे पारित करने का कार्य भी व्यवस्थापिका द्वारा ही किया जाता है। तो यह अन्य कार्यों में सुरक्षा संबंधी कार्य, विदेश नीति का निर्धारण, संविधान संशोधन संबंधी कार्य, जनता की शिकायतें एवं राजनीतिक शिक्षा संबंधी कार्य और अविश्वास संबंधी कार्य अन्य कार्यों में शामिल हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं और व्यवस्थापिका
के कार्यों को यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थापिका की शक्तियों के पतन के कारण या व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी के क्या कारण रहे हैं। तो पहला है प्रदत्त व्यवस्थापन, दूसरा है कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापिका के विघटन की धमकी, तीसरा है वित्त पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण, चौथा है बहुमत का शासन नियंत्रण रखता है, पांचवा है सामूहिक उत्तरदायित्व से नियंत्रण, छठा है दलीय अनुशासन और सातवां है आपातकालीन अवस्था में नियंत्रण। हम एक एक को पढ़ेंगे। अब प्रदत्त व्यवस्थापन क्या होता है और इसका क्या कार्य। तो प्रदत्त व्यवस्थापन का अर्थ है कि व्यवस्थापिका की शक्तियों के पतन के प्रथम कारण है प्रदत्त व्यवस्थापिका, यानी कि इसमें आता है कि कार्यपालिका जो होता है वो विधि का प्रारूप तैयार करती है, यानी कि कोई भी प्रस्ताव होता है कानूनी प्रस्ताव, उसको कार्यपालिका तैयार करती है और कार्यपालिका कानून के प्रारूप को तैयार करके व्यवस्थापिका में रखती है और व्यवस्थापिका को हूबहू यानी कि जो कार्यपालिका ने दिया है उसको वैसे ही वैसे पारित करना होता है, यानी व्यवस्थापिका उसमें कोई भी चेंजेज परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी जो व्यवस्था है उसी के अनुसार वह कार्य करती है। तो जो कानून का प्रारूप होता है वो कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाता है और वह प्रारूप व्यवस्थापिका में रखा जाता है और व्यवस्थापिका उसे उसी रूप में पारित करती है जिस रूप में कार्यपालिका द्वारा उसे रखा जाता है, यानी व्यवस्थापिका उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। इसलिए यह व्यवस्थापिका की कमजोरी का एक कारण बना। अगर दूसरा देखें तो कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापिका के विघटन की धमकी, यानी प्रधानमंत्री कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और राजनीतिक गतिरोध के कारण अगर राजनीतिक कोई गतिरोध है तो व्यवस्थापिका का विघटन करना अनिवार्य कर देता है, यानी कि यह धमकी देता है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका का विरोध नहीं करके चुप्पी धारण कर लेगी, यानी कि व्यवस्थापिका जो है वो कार्यपालिका का विरोध नहीं करेगी। यह धमकी देता है कौन? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका को धमकी देता है कि वह कार्यपालिका के निर्णयों को चुपचाप मान लेगी, जिससे कि नए चुनाव एवं राजनीतिक भविष्य का खतरा व्यवस्थापिका के सदस्यों के सामने उपस्थित न हो। यानी कि कार्यपालिका जो है वह यह धमकी व्यवस्थापिका को देती है या प्रधानमंत्री यह धमकी देता है कि कार्यपालिका जो कार्य कर रही है उसको चुपचाप व्यवस्थापिका मान ले, नहीं तो वह व्यवस्थापिका को क्या कर देंगे? भंग कर देंगे, जिससे कि वापस नए चुनाव करवाने की आवश्यकता हो जाएगी। तो इस कारण से व्यवस्थापिका को विघटन की धमकी देते, जिसके कारण व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों को वैसे के वैसे ही मान लेती है। यह भी व्यवस्थापिका की शक्तियों के पतन का एक कारण बना। तीसरा, वित्त पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण, यानी कि बजट जो होता है, बजट निर्माण का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। इसकी प्रारूप तैयार करना, निर्माण करना, नए कर, व्यय, नए स्रोत आय के, ये सारे काम वित्तीय बजट कार्यपालिका के द्वारा ही तैयार किया जाता है और मंत्रिमंडल को यानी कि व्यवस्थापिका को बनाकर सौंप दिया जाता है और व्यवस्थापिका बिना कुछ परिवर्तन किए उस वित्तीय बजट को पारित कर देती है। तो यह भी व्यवस्थापिका के पतन के कारणों में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है। तीसरा है बहुमत का शासन नियंत्रण रखता है, यानी व्यवस्थापिका में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह उसी की सरकार का गठन होता है और बहुमत प्राप्त दल का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनता है और मंत्रिमंडल बहुमत दल का नेता ही मंत्रिमंडल का नेता या अध्यक्ष भी होता है, जो व्यवस्थापिका की समस्त कार्यवाही को संपन्न कराने का कार्य करता है। यानी कि बहुमत का शासन होने के कारण व्यवस्थापिका पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण रहता है और प्रधानमंत्री के नियंत्रण में रहने के कारण प्रधानमंत्री जो कार्रवाई करता है वो व्यवस्थापिका को मान्य होती है। इस कारण से भी व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई है। अगर सामूहिक उत्तरदायित्व से नियंत्रण की बात करें तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समस्त जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहता है।
अगर एक मंत्रिमंडल का एक मंत्री त्याग पत्र देता है तो समस्त मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है, और मंत्रिमंडल अपनी तानाशाही इसी कारण से बहुमत के आधार पर सिद्ध करता है। यानी सामूहिक उत्तरदायित्व से नियंत्रण है, एक मंत्री किसी प्रस्ताव को नहीं मानता और वो अपना त्याग पत्र देता है तो सारे के सारे मंत्रियों को त्याग पत्र देना होता है। तो इस कारण से भी व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई है कि कोई एक मंत्री अगर त्याग पत्र देता है तो हमारी सारी व्यवस्थापिका भंग हो सकती है। इस कारण से भी वो कार्यपालिका की शक्तियों का सम्मान करते हुए, कोई परिवर्तन न करते हुए उस प्रस्ताव को वैसे के वैसे ही पारित कर देती है। अगर छठा देखें तो दलीय अनुशासन, यानी प्रत्येक दल का अपना अपना राजनीतिक अनुशासन होता है, इसलिए प्रत्येक संसद का सदस्य जो है वो दल की नीतियों, आचार संहिताओं और शिष्टाचार का कठोर रूप से पालन करता है, और इन दलों के द्वारा संसद सदस्यों को बनाए जाने के लिए चुनाव का टिकट भी इस दल द्वारा दिया जाता है। इसलिए दल के सदस्य दल की नीतियों के प्रति निष्ठावान होते हैं और इसके विपरीत नहीं जाते हैं। यह भी व्यवस्थापिका की शक्तियों के पतन का एक कारण रहा है। यानी जो दल के सदस्य हैं वो उस दल के नीति नियमों का पालन करेंगे, उस दल के जो शक्तियां हैं या जो अधिकार है उनके अंतर्गत ही कार्य करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दल ही उनको चुनाव में खड़े रहने के लिए टिकट देता है। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें टिकट मिलने में परेशानी होती है या टिकट नहीं मिलता है। इस कारण से भी व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका की शक्तियों का उसी तरह से पालन करते हैं जिस प्रकार से कार्यपालिका अपने प्रस्तावों को व्यवस्थापिका में रखती है। आपातकालीन अवस्था में भी नियंत्रण होता है, यानी कि आपातकालीन अवस्था में जहां पर जिस राज्य में आपातकालीन अवस्था लगी है वहां की सारी शक्तियां कहां चली जाती है, व्यवस्थापिका में चली जाती है, और इन शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, यानी कि कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। आपातकालीन शक्तियों जो मिलती है वो उसका पूरा का पूरा प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, यानी कि व्यवस्थापिका के हाथ में कुछ नहीं होता है। जैसा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करेगा वैसे का वैसा ही व्यवस्थापिका को करना होता है। तो इस कारण से व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई है। पहला कारण प्रदत्त व्यवस्थापन, यानी जैसा प्रारूप कार्यपालिका व्यवस्थापिका को सौंपती है वैसा का वैसा ही वह पारित कर देती है। दूसरा है कार्यपालिका व्यवस्थापिका के विघटन की धमकी, यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका को धमकी देती रहती है कि अगर वह कुछ और करने की कोशिश करे या प्रस्तावों में संशोधन करने की कोशिश करेगी तो वह उसका विघटन कर देगी, यानी व्यवस्थापिका को भंग कर देगी। इस कारण से व्यवस्थापिका के सदस्य डर के मारे कार्यपालिका की शक्तियों के अंतर्गत कार्य करते हैं। वित्त पर नियंत्रण, यानी वित्त प्रस्ताव को बनाना, उसका प्रारूप तैयार करना, उसमें कौन से मद में कितनी राशि देनी है, यह सारा नियंत्रण कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, और कार्यपालिका वह प्रारूप बनाकर व्यवस्थापिका को भेजती है और व्यवस्थापिका उसे पारित कर लेती है। बहुमत का शासन नियंत्रण रखता है, यानी कि चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलेगा उसी दल के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा और वही अपना मंत्रिमंडल बनाएगा, यानी बहुमत का शासन नियंत्रण रखता है। तो जो दल बहुमत प्राप्त करेगा उसका जो मुखिया होगा वह प्रधानमंत्री बनेगा, और प्रधानमंत्री कार्यपालिका में अपने मंत्रिमंडल के साथ कार्य करेगा। तो दूसरे जो सदस्य है वो बहुमत के कारण नियंत्रण में रहते हैं, प्रधानमंत्री जो उनका मुखिया है उसके नियंत्रण में ही कार्य करते हैं। सामुदायिक उत्तरदायित्व से नियंत्रण से मतलब है सामूहिक रूप से सभी का उत्तरदायित्व रहेगा, यानी एक मंत्री अगर इस्तीफा देता है तो सारे मंत्री इतना इस्तीफा देंगे, यानी कि मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। इसी डर के कारण एक मंत्री दूसरे मंत्री के नियंत्रण में रहता है, यानी कि कार्यपालिका पूर्णतः व्यवस्थापिका को अपने नियंत्रण में रखती है, क्योंकि एक मंत्री अगर इस्तीफा देगा तो पूरा समूह खत्म हो जाएगा, और इस डर से सभी मंत्री एक दूसरे का साथ देते हैं। दलीय अनुशासन, दल के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, यानी जो दल की आचार संहिताएं या जो भी नियम है उन सदस्यों द्वारा उनका पालन किया जाता है, तो उस दल के विपरीत कोई कार्य नहीं करेगा। इसलिए व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका के नियंत्रण में रहती है, क्योंकि कार्यपालिका में इस दलीय नेता का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और उसकी
बातों का पालन करना सारे दल के सदस्यों के लिए आवश्यक होता है। आपातकालीन अवस्था में भी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होती है और वही उन शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करते हैं। इसलिए व्यवस्थापिका को जो शक्तियां दी गई है, वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग जो किया जाता है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, क्योंकि व्यवस्थापिका का जो प्रधान होता है वो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री होता है और उसका मंत्रिमंडल होता है जो सारी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप से करता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा यह व्यवस्थापिका जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।